हाँ जी गाइस, लेट अस स्टार्ट। आज सेल ऑफ क्यों हंस रहे हो तुम लोग? ठीक है, आज जो डिस्कस करेंगे वो क्या है टॉपिक? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अच्छा, इसमें कुछ 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए। अगेन कोशिश करेंगे 10 में से एटलीस्ट 6 तो लिख दे, और डिस्कस सारे करेंगे, लेकिन लिखेंगे कितने? 6। फिर तुम 2-4 क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, फिर तुम्हारा भी पक्का हो जाएगा, मेरा भी पक्का हो जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहला डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो एकदम फटाफट लिख के हो जाना चाहिए। अब डायरेक्ट क्वेश्चन है तो तुमको ढूंढने की जरूरत भी नहीं कि क्रैकर में सर ये कौन सा क्वेश्चन है, सामने लिखा हुआ है। बोला है डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, है ना? कॉन्सिक्वेंसेज पूछा है किसका? डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, where the goods have been destroyed after the agreement to sell but before the sale is affected। अच्छा ठीक है, याद है तुम लोग को यूनिट 1 याद है? यूनिट 1 उसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स का बात होता है ना? अब देखो 3 केस है उसमें, एक बिफोर सेल, एक आफ्टर सेल, और एक अग्रीमेंट टू सेल के बाद, बट सेल के पहले अगर बीच में डिस्ट्रॉय हो रहा है तो किस में डिस्ट्रॉय हो रहा है? बीच। याद आ रहा है क्या? अच्छा, अगर सेल के पहले डिस्ट्रॉय हो रहा है तो सेक्शन है 7। अग्रीमेंट टू सेल के बाद बट सेल के पहले बीच में हो रहा है तो सेक्शन 8। और आफ्टर सेल के लिए कोई ऐसा सेक्शन अलग से बोला नहीं। अब यहां पर हम लोग को क्या पूछा है? कॉन्सिक्वेंसेस पूछा है डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स का अंडर होगा जहां पर गुड्स आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर द अग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर सेल। मुझे फटाफट आंसर करो। तुम इसका आंसर जब लिखोगे, इसका आंसर जब क्या करोगे? लिखोगे, तो तुम सेक्शन 7 भी लिखोगे या सिर्फ 8 लिखोगे? सिर्फ 8, है ना? जब पूछे तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम में अगर तुमको आया तो 2 से 4 मार्क्स, उसके ऊपर आने वाला नहीं है। ये कौन से पेज का क्वेश्चन है? 160। कभी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है? कितने मार्क्स का था? 4। कभी भी 4 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन ये आएगा नहीं। अब तुमको पूछा डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ गुड्स। अच्छा इधर देखो, इधर अग्रीमेंट टू सेल हो गया, सेल होने के पहले। अग्रीमेंट टू सेल हो गया बट सेल होने के पहले। अगर बीच में गुड डिस्ट्रॉय हो गए तो रिस्क किसका होता है? रिस्क किसका होता है? एक डायलॉग बताता हूं तुमको, रिस्क फॉलोस ओनरशिप। तो अगर बीच में गुड डिस्ट्रॉय हो रहा है तो रिस्क किसका है? सेलर। अरे हाँ या ना? बट जिसकी गलती होगी उससे डैमेजेस क्लेम किया जा सकता है। मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा या वॉइड हो जाएगा? होगा या वॉइड हो जाएगा? क्योंकि सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो इसका आंसर लिखते हैं। आंसर में सेक्शन कौन सा है? 8। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का याद आ रहा है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन 6। पेज नंबर आपका? और ये कौन से चैप्टर का बात कर रहे हैं हम लोग? सोगा 1930। द सोगा 1930। इसमें लिखेंगे सबसे पहले तो क्या पूछा हम लोग को? बोलता है डायरेक्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? पॉइंट वाइज। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें सेक्शन 8 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 contains provisions with respect to destruction of goods after agreement to sell but before sale। आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर सेल। ठीक है, इजी। सेक्शन कौन सा है? 8। पहले ये लिख दिया। अच्छा, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे अकॉर्डिंगली वेर आफ्टर द अग्रीमेंट टू सेल इज entered the goods, the specific goods for which contract, for which agreement to sell was made, for which agreement to sell नहीं दिख रहा है, was made, has perished
और अबे पेरिस्ड खराब हो गया है, पेरिस्ड और डैमेज्ड without the fault of seller or buyer, without the fault of seller or buyer, as to no longer answerable to the description of the goods, when after the agreement to sell is entered, the specific goods for which agreement to sell was made has perished or damaged without the fault of seller or buyer, as to no longer answerable to description of the goods, then agreement to sell will become void and will not convert into sale. ठीक है, into sale. Agreement to sell will become void and will not convert into sale. ठीक है, third point. ठीक है, since in the agreement of sale, agreement of क्या है, agreement to sell, ownership of the goods is of buyer, is of seller. Therefore goods will be at the risk of the seller. Goods will be at the risk of the seller. Goods will be at the risk of the seller. ठीक है, fourth point. It means seller will have to bear the risk of loss of goods if the goods are destroyed. After agreement to sell but before sale, है ना, but before sale कौन बेयर करेगा लॉस? सेलर. आई रिपीट, कौन बेयर करेगा? सेलर. अच्छा, हावेवर, ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? ठीक है, ठीक है. अच्छा, इफ क्या बोला? if buyer, if the goods are damaged, if the goods are damaged due to fault of buyer, then seller can claim damages from buyer. Seller can claim damages from buyer. In such case, seller cannot claim price of the goods from buyer, as ownership is still with the seller. ओनरशिप अभी भी किसके पास है? सेलर, है ना. ओनरशिप अभी भी सेलर के पास है. ठीक है, ओनरशिप अभी भी सेलर के पास है. ठीक है. अच्छा, ये हो गया अपना 6 पॉइंट.
डायरेक्ट क्वेश्चन था, इफेक्ट ऑफ व्हाट, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, कि अच्छा गुड्स डिस्ट्रॉय होगा तो क्या क्या होता है, तो हम लोगों ने सारा कॉन्सिक्वेंस, सारा सिनारियो लिख दिया है क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इजी है। तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे कि इन केस द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड द फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेस। पहला, रिस्क ऑफ लॉस इज विद द सेलर, सेलर शुड बेयर द रिस्क ऑफ लॉस, इफ बायर डिफॉल्ट देन बायर विल पे डैमेजेस टू होम सेलर, हाउएवर सेलर कैन नॉट रिकवर प्राइस फ्रॉम द बायर बिकॉज ओनरशिप इज स्टिल विद द सेलर। तो तुम ऐसे भी लिख सकते थे, मैंने तुमको इन डेप्थ पूरा पॉइंट एक्सप्लेन कर करके लिखवा दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, अगेन ये केस स्टडीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके लिए हमने इनका आंसर कैसे लिखा है, पॉइंट वाइज। क्वेश्चन 2 दिख रहा है मिस्टर ए वाला। ठीक है, अच्छा मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है अपना स्विफ्ट कार बेचेगा। कौन सा कार बेचेगा, स्विफ्ट। किसको बेचेगा, बी। अच्छा कार तो पता है ना कौन सा कार है, स्विफ्ट। ठीक है, एक कार बी को बेचने वाला है और दोनों ने प्राइस डिस्कस किया नहीं, दोनों ने प्राइस डिस्कस किया नहीं। बाद में ए बोलता है क्योंकि हमने प्राइस डिस्कस नहीं किया आई विल नॉट डिलीवर माई कार टू बी। ये क्या बोलता है, क्योंकि हमने क्या डिस्कस नहीं किया, प्राइस, आई विल नॉट डिलीवर माई कार टू बी। ऐसे किसने किसको बोला, ए ने। किसको बोला, बी। आई रिपीट, ए ने किसको बोला, बी। तुम मुझे बताओ क्या यहां पर ए करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ लो, भूलना नहीं कि तुम्हारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का टेस्ट कल ही हुआ है। अब कल टेस्ट हुआ है तो उसके बेसिस पे तुमको ये आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर नहीं आ रहा है मतलब तुमने कल के लिए पढ़ा नहीं था। फिर पढ़ो जरा, किसी को याद तो आ रहा है क्या कौन सा प्रोविजन है ये, पढ़ा क्या। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर प्राइस डिस्कस नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या कैंसिल हो जाएगा। अरे प्राइस डिस्कस ही नहीं किया है, क्या मिलेगा, रीजनेबल प्राइस। सेक्शन 9 याद है तुम लोग को, जो बोलता है मोड्स ऑफ फिक्सेशन ऑफ प्राइस, कि प्राइस कैसे फिक्स होता है। उसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि पार्टीज में फिक्स एनी प्राइस, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में मैनर लिखा होगा, या फिर कस्टम डिसाइड करता है। और अगर कुछ नहीं बोला तो क्या मिलता है, रीजनेबल। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता नहीं। आई रिपीट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर अगर प्राइस के बारे में कुछ बोला नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी रिवोक्ड या कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड होता नहीं है। आपको गुड्स मिलेगा बट आपको उसके लिए क्या पे करना पड़ेगा, रीजनेबल प्राइस। एंड व्हाट इज रीजनेबल प्राइस, ये कोई डेफिनेशन है या केस टू केस डिफर करता है, कैसे डिफर्स फ्रॉम केस टू केस, बट यूजुअली इट इज नथिंग बट विच प्राइस, मार्केट प्राइस। ये समझ रहा है क्या। मेरे को पता था कि बच्चे इसका आंसर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ये क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं, यूनिट 1 जब पढ़ते हैं तो प्राइस एकदम लास्ट में आ जाता है। अब प्राइस एकदम लास्ट में तो उसको ऐसे लोग ऊपर ऊपर से पढ़ के छोड़ देते हैं, बट वहां से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये पहले भी बने हुए हैं, मेरे ख्याल से ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन होना चाहिए। कब का है ये, जून 2023, अभी रिसेंटली, एक साल पहले मतलब। ठीक है, रिसेंटली मतलब एक साल पहले। तुम्हारे रिसेंटली है ना, ऐसा क्या बोल रहे हो, पहले 3 बार नहीं एग्जाम होता था, अभी से होगा 3 बार एग्जाम। ठीक है, कितने मार्क्स का आया होगा ये, 4, है ना। अब जिनको याद होगा तो ठीक है, बच जाएंगे लिख के आंसर। अब जिनको याद नहीं होगा उनका तो 4 मार्क्स पानी में गया छपा। ठीक है, कोई नहीं, हम तो लेकिन पढ़ के गए, तो हम तो अपना आंसर लिखने वाले हैं। बोलो सेक्शन लिखा हो या स्टूडेंट फ्रेंडली, पक्का लिखोगे सेक्शन। तो सेक्शन कौन सा है, 9 लिखो तुम लोग। अकॉर्डिंग टू, बाय द वे ये क्वेश्चन कौन सा है, पेज नंबर 163। ठीक है, लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ दी। अच्छा बाय द वे, जो एग्जाम में जब तुम लिखोगे ना, तो जो भी सेक्शन लिख रहे हो, जो भी चैप्टर का, वो लिखना पड़ेगा तुम लोग को, जो भी एक्ट का है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं सेक्शन 9 लिख के छोड़ दिया। अब देखो एग्जामिनर समझदार है, वो ऐसा नहीं कि तुम्हारा मार्क्स काट लेगा, वो तुमको मार्क्स देगा। तुमने सेक्शन 9 लिख दिया ना, तुमको मार्क्स देगा, उसको समझ गया कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ही लिखा होगा। बट वाई टू गिव हिम अ पॉइंट, है ना। क्या पता है एग्जामिनर खड़ूस निकला, वो बोला सेक्शन 9 किसका, मेरे को समझ रहा नहीं है ना, मेरे को बताना चाहिए कि कौन सा सेक्शन 9 है, तो फिर शायद तुम्हारा मार्क्स इधर उधर चले जाए करके, है ना। तो अगर जब सेक्शन याद है तो उसके आगे एक्ट लिखने कितना ही मेहनत लगेगा। अरे यार तुमको ये तो पता है ना कि हर एक एक्ट में सेक्शन रिपीट हो गए, लेकिन वो सेक्शन अलग अलग उस एक्ट के होते हैं। अरे ये बताया था तुम लोग को, अरे ये तो मालूम होना चाहिए, सालों एग्जाम में 1 महीने बाद मालूम है कि नहीं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ द सेल ऑफ, अच्छा वो सेल्स नहीं है, सेल है, सेल्स नहीं है, क्या है, सेल। सेल ऑफ गुड्स एक्ट
1930. The price in a contract of sale may be either fixed by the contract or may be left to be fixed in a manner thereby agreed or may be determined by the course of dealings. ये याद है कि नहीं, लास्ट में लिखा है ये सेक्शन 9 में, डीलिंग्स, कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज, कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द व्हाट, पार्टीज, फुल स्टॉप. इसमें कोई डाउट है क्या? अच्छा, it is further provided that where price is not determined by the aforesaid provisions, the buyer shall pay to the seller reasonable price. It should be noted that it is pertinent to note, महंगा इंग्लिश, it is pertinent, एक जगह सीख लो, हर जगह लिख दो. It is pertinent to note. तुमको पता था pertinent का मतलब पहले से? किसको पता था पहले से pertinent का मतलब? तुम लोग शेड बोर्ड से हो? हाँ, पर्टिनेंट मतलब पता है? कौन से स्कूल में सिखा रही है? ठीक है, हमको तो इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट बताया था. बोला था एक आंसर में इंपॉर्टेंट लिख दो, एक में सिग्निफिकेंट, और जब लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट तो लिख दो वेरी सिग्निफिकेंट. ठीक है, बट ठीक है, इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट रीजनेबल प्राइस इज not defined and it will be dependent on the fact and circumstances. Fact and what beta? Circumstances of each case. ठीक है, हर एक केस के फैक्ट्स या तो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है. आई रिपीट, हर एक केस के फैक्ट्स या तो सर्कमस्टांस पे क्या करता है? डिपेंड. ये मैंने लिख दिया सेक्शन 9 पूरा. ठीक है, ये था अपना प्रोविजन. अब हम क्या लिखेंगे? फैक्ट्स. फैक्ट्स तो बहुत सिंपल बनेगा यहां पर. ठीक है, इन द गिवन केस कौन कौन पार्टी है बेटा? ए और बी. मिस्टर ए एंड मिस्टर बी कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल एंड बाय. सेल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ए. बाय किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बी. कॉन्ट्रैक्ट सेल एंड बाय स्विफ्ट कार but did not discuss the price of the car. Later Mr. A refused to sell his car to Mr. B on the grounds that agreement is void due to uncertainty about the price. Void due to uncertainty about the price. ठीक है, अब हमको पूछा है
क्या मिस्टर बी के पास कोई राइट है? द आंसर इज यस. ठीक है, देयरफॉर अभी विंटेज लाइन वापस लेके आ जाए. आज एक भी बार नहीं लिखा है ना? लिखा क्या एक भी बार? नहीं. एक भी बार क्या है? ये दूसरा ही तो क्वेश्चन है. तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो यार. ठीक है, अच्छा. इन द लाइट्स ऑफ द above provisions and facts of the given case, Mr. B has the right to compel Mr. A to sell the car, full stop. Mr. B can file suit against Mr. A for car. However, Mr. B will have to pay. कौन सा प्राइस बोला? रीजनेबल प्राइस. वर्ड का यूज करोगे तुम, रीजनेबल. मार्केट प्राइस नहीं, रीजनेबल प्राइस टू मिस्टर ए. मिस्टर बी विल हैव टू पे रीजनेबल प्राइस टू मिस्टर ए, है ना? कुछ तो प्राइस पे करना ही पड़ेगा. गंदी हैंडराइटिंग आती है. हाँ, ठीक है. कुछ तो प्राइस मिस्टर बी को पे करना पड़ेगा. डन है? हो गया कि नहीं? इजी था. चलिए, अब कुछ क्वेश्चन ऐसा जो शायद तुम लोग को कल एग्जाम में आया था. ठीक है, जैसे अब ये दिख रहा है फोर्थ क्वेश्चन मिस्टर दास वाला. ठीक है, अब देखो ये तुम लोग कल ही टेस्ट में आया था, यही था ना, ये ग्रेन्स वाला. ठीक है, अच्छा. बट ना कुछ बच्चे मेरे पास आए, बोलते सर इसमें कैविएट एम्प्टर क्यों नहीं आएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन में कैविएट एम्प्टर क्यों नहीं आएगा? बाय द वे, जो ऑडियंस है पहले उनको क्वेश्चन तो बता दे. ठीक है, अच्छा. ये दास है. कौन है? मिस्टर दास. बोलो हाया ना. मिस्टर दास किसका ओनर है? जनरल स्टोर. और क्या परचेस करने गया? 200 kg बासमती राइस. ठीक है, अच्छा. ऑफ स्पेसिफिक लेंथ फ्रॉम अ होलसेलर. फ्रॉम अ विच सेलर? होलसेल. ठीक है, उसने सैंपल देखा. उसने क्या देखा? सैंपल. ऐसे क्वेश्चन था ना तुम लोगों को. नाम गीता था, मिसेस गीता. ठीक है, कोई नहीं, चलो आ जाओ. He saw samples of rice and agreed to buy the one for which the price was quoted at 150 per kg. फिर while examining the sample, Mr. Das failed to notice that rice contained a mix of long and short grain of rice, and the wholesaler supplied the required quantity exactly the same as shown in the sample. ठीक है, but when Mr. Das sold the rice to one of his regular customers, she complained that rice contained two different qualities of rice and returned the rice. अब तुमसे पूछा है कि क्या दास कुछ एक्शन ले सकता है क्या सेलर के खिलाफ? क्या दास कोई एक्शन ले सकता है क्या सेलर के खिलाफ? अरे कल तो आया था, अब भी नहीं आंसर कर पा रहे हो क्या तुम? एक बात बताओ, ये जो गुड्स बेचा गया है दास को, वो कैसे बेचा गया है? सैंपल, यानी सैंपल दिखा के बेचा है. अच्छा, सैंपल ठीक से चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? क्या यहाँ पर बायर ने सैंपल ठीक से चेक किया है, नेग्लिजेंटली चेक किया है? तो गलती सेलर का होगा या बायर का होगा? पक्का? तो सेलर तो लायबल नहीं है. करेक्ट है, इजी है, सिंपल. लेकिन अगर तुमको बोला है, देखो इधर पे, व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस दास ने एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट बता दिया कि यही लेंथ का राइस चाहिए? तब तो फिर सेलर का गलती है, क्योंकि सेलर को एग्जैक्ट लेंथ का राइस देना चाहिए. फिर वो सैंपल का क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा. तो मतलब पहले वाले प्रोविजन में सेक्शन कौन सा है? 17. और अगर तुम लोग का आंसर क्या होगा तो लिखना, इफ इट वॉज एक्सप्रेसली डिस्क्राइब्ड की गुड्स यही लेंथ का होना चाहिए, देन इट इज सेल बाय डिस्क्रिप्शन. अरे हाँ ना. और सेक्शन कौन सा आएगा? 15. 14 में तो कंडीशन एज टू टाइटल है ना. 15 आएगा कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कि गुड्स जो बेचा वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होना चाहिए. और क्योंकि डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं है तो गलती सेलर का है. बायर कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, कैन क्लेम रिफंड एंड क्लेम डैमेजेस. ये समझ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना. पूछो क्या? इधर. तो आंसर कैसे बनेगा? पहले सेक्शन 17. ये सुन रहे हैं क्या? पूरे सैंपल का प्रोविजन लिख दिया, फैक्ट्स और कंक्लूजन, और फिर एक और कंक्लूजन आएगा, लेकिन उसमें क्या मेंशन करोगे? सेक्शन 15 डिस्क्रिप्शन वाला. ये समझ रहा है क्या?
इजी है मेरे ख्याल से। तुमको सेकंड सिचुएशन नहीं आया था ना टेस्ट में? सेकंड दोनों सिचुएशन सेम क्वेश्चन था, सिर्फ नाम अलग था ऐसा। ये समझ रहा है क्या? अगेन ये सब इंस्टीट्यूट के फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, एक मिनट, क्या हुआ? कैविट एम्प्टर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में साफ साफ किसके बारे में बात किया है? सैंपल। तो इसके लिए हम लोग ज्यादा अप्रोप्रिएट प्रोविजन कौन सा है? सैंपल। इसके लिए क्या अप्लाई करवा रहे हैं? सैंपल। अच्छा, जब तुम देखोगे कैविट एम्प्टर भी, तो उसका एक एक्सेप्शन क्या है? सैंपल। ये तुम समझ रहे हो, लेकिन सैंपल चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसका था? बायर। सी कैविट एम्प्टर यही बोलता है, लेट द बायर बी अवेयर। उसका एक एक्सेप्शन क्या है? सैंपल। लेकिन सैंपल जब बेचते हो तो सेक्शन 17 ट्रिगर हो जाता है, और 17 में तो ये साफ साफ बोल रखा है कि the goods delivered shall correspond to the bulk sample. The bulk delivered should correspond to the sample. But it is corresponding or not, it is duty of buyer to check, है ना? अगर तुम डबल माइंड में हो, इनकेस तुम डबल माइंड में, तुम कैसे लिख सकते हो इसका आंसर? इसका आंसर कैसे एस्केप मार सकते हो कि पहले सैंपल लिख दिया तुमने, उसके नीचे लिख दिया इट इज ड्यूटी ऑफ बायर to check the goods whether the goods are matching with the sample or not as per section 16 of the Sale of Goods Act 1930 caveat emptor. तुम चाहो तो वो लाइन ऐड कर दो इन केस तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो। मार्क्स तो कटेंगे नहीं, मार्क्स तो कटेंगे नहीं, उल्टा एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा कि बच्चा पूरा चैप्टर पढ़ के आया है। ये समझ रहा है क्या? इजी है क्या? तो तुम वो भी ऐड करना चाहो तो कर दो, बट ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? सैंपल। और 2 लाइन लिखोगे तो कोई ज्यादा टाइम चले जाएगा नहीं, तो तुम लोग लिख रहे सैंपल के हिसाब से होना चाहिए। बट बायर शुड चेक द गुड्स बिफोर परचेजिंग इट। सेक्शन नंबर क्या है? 16 कैविएट एम्प्टर। अब पूरा राम कहानी मत लिखना लेकिन 16 का, नहीं तो फिर पूरा 3 घंटा एक ही आंसर लिखते रह जाओगे। फिर अगला बाकी का आंसर अगला अटेम्प्ट। हाँ ठीक है। अच्छा, तो ये तो कल जैसे ही है, तो मैं इसको वापस लिखवा रहा नहीं। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन लिखवाते हैं। दिख रहा है सैमुअल, दिख रहा है सैमुअल, हाँ या ना? क्वेश्चन 6 ये भी आया था क्या? नहीं, ये अपने बुक में होगा, जेकेसी के बुक में है। ठीक है, चलिए देखते हैं तुम आंसर कर पाओगे कि नहीं। ठीक है, सैमुअल है। कौन है बेटा? सैमुअल। सैमुअल क्या बोलता है? मैं कितना बेल्स खरीदूंगा? 100। कितना बेल्स खरीदूंगा? 100। किससे खरीदूंगा? वरुण से। आउट ऑफ हिज लार्ज स्टॉक। क्या है ये लार्ज? क्या है? लार्ज स्टॉक होगा। एंड अलग है। ठीक है, एंड सेंट इज मैन, स्टॉक होगा बच्चों, एंड सेंट इज मैन टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, अच्छा वो लोग कितना पैक कर पाए? 60 में। बाद में फायर हो गया और पूरा का पूरा स्टॉक क्या हो गया? डिस्ट्रॉय। ठीक है, बट 60 तो ऑलरेडी पैक हो चुके थे। अब पूछा है तुम लोग से कि कौन कितना लॉस बेयर करने वाला है। शांति से क्वेश्चन पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। 2 प्रोविजन आ जाते हैं, पढ़ो जरा शांति से। चलो पढ़ा गया? यस यस, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पक्का? चलो मैंने तुम लोग को ना ये रेगुलर लेक्चर में डिस्कस करने के टाइम भी पूछा है कि ऐसे क्वेश्चन बताया था मैंने, बताओ कौन कितना लॉस बेयर करेगा? 60 का कौन बेयर करेगा? सैमुअल जो बायर है। और 40 का बेल्स का कौन करेगा? वरुण। वरुण करेगा ना। ये बेल्स बताया था तुम लोगों को क्या होता है? बेल्स नहीं पता तुम लोगों को? पता नहीं नेटवर्क चल रहा है कि नहीं। बेल्स ऑफ कॉटन नहीं चल रहा है। चुप ना, क्यों नहीं सर्च हो रहा है? नेट नहीं है, यू आर नॉट। ओ क्या कर रहे हो? रिचार्ज का पैसा नहीं है तो उसमें क्या? नेटवर्क नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, पूछो क्या? अच्छा, तुम लोग अपने अपने मोबाइल में गूगल कर सकते हो। ठीक है, अभी करोगे, जरूरी है। हाँ, मैंने बताया था कॉटन का गट्ठा होता है, उसी को क्या बुलाते हैं? बेल्स। क्या बुलाते हैं? बेल्स। नहीं पता क्या? अच्छा पूछो क्या? अब इसका आंसर में सबसे पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफर ऑफ रिस्क कैसे होता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ रिस्क कैसे होता है?
इसके लिए सेक्शन 26 याद है तुम लोगों को? रिस्क फॉलोज ओनरशिप याद आया कुछ? कि जिसका ओनरशिप उसी का रिस्क। हाँ, बट उसके एक्सेप्शन भी है, ठीक है, बट उससे हम लोग को इधर पे कुछ करना नहीं, एक्सेप्शन के बारे में कुछ बोला नहीं। उसके अलावा मेरे को कोई बता सकता है यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कौन से गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, असर्टन या अनअसर्टन? अनअसर्टन ना, लास्ट स्टॉक में से थोड़ा देगा, तो अनअसर्टन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और अनअसर्टन गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर तब होता है जब गुड्स क्या हो जाए, असर्टन एंड अप्रोप्रिएटेड। याद आ रहा है क्या? फिर से बोलो, असर्टन एंड अप्रोप्रिएट। अच्छा, असर्टन होने के लिए सेक्शन कौन सा है, 18, अप्रोप्रिएशन के लिए 23, याद है 18 एंड 23, और 90 से 22 असर्टन के लिए। अरे यार, स्पेसिफिक और एग्जिस्टिंग याद आ रहा है क्या? पक्की बात है, बड़ू में आ गए तो दोनों प्रोविजन सारे सेक्शन लिख देंगे। तुम बोलो सेक्शन लिखवाओ या नहीं लिखवाओ? पक्का? सर लिखवा दो, एग्जाम में याद रह जाए तो मजा आ जाएगा। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारे क्रैकर का? है क्वेश्चन 9 पेज 185। चलिए मजदूरों, लिखना चालू करिए, एग्जाम पास आ रहा है, भूलना नहीं। मुंबई इंडियंस बाहर हो चुका है ऑलरेडी, तो हार्दिक पांड्या तो गया, उसका कुछ काम होने वाला नहीं है ना? ठीक है, पूछो क्या लिखो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द goods shall remain at the seller's risk until the property in the goods is transferred to buyer unless otherwise agreed. Unless otherwise agreed. Full stop. ये तो क्या था सेक्शन 26। फर्दर as per section 18, as per section and सालो आगे बोलो, section 18 and section 23 ओनरशिप। अभी देखो, ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट मैंने नहीं लिखा, बट मैंने एक बार ऊपर लिख दिया ना, सेक्शन नंबर कौन सा था, 26, तो अभी एग्जामिनर को हिंट मिल जाना चाहिए कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ही बात कर रहे हैं, बट हमको बिल्कुल रिस्क लेना नहीं। तो ऑफ द, देखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये नहीं लिखोगे ना आगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जामिनर को उतना दिमाग होगा, बट अगर फर्क पड़ गया तो, है ना? ठीक है, ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ownership of unascertain goods is transferred from whom? From seller to buyer when the goods are ascertained. सही बात है, when the goods are ascertained as per section 18 and appropriated as per section, as per, इतना सेक्शन भर दो कि प्रोविजन का जगह ही ना बचे, as per section 23। ठीक है, आप नहीं लिखूंगा बाद में, अभी एज पर होगा, बार बार वही लिखूंगा क्या? पेपर भी तो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, क्या सर डबल डबल बात करते हो सर? तुमको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो भी लिखना। ठीक है, अच्छा, एज पर सेक्शन 23 सुन रहे हो क्या? एज पर कौन सा सेक्शन बोला? 23 करेक्ट है, इजी, पक्का। अच्छा, फिर इधर पे ये तो प्रोविजन लिख दिया आपने, ठीक है। अच्छा, इन द गिवन केस, इन द गिवन केस, सैमुअल नहीं, सेलर का नाम है क्या? वरुण। ठीक है, सीधा ऐसे लिखता हूं, 60 बेल्स आर ascertained and appropriated
appropriated, full stop. Therefore loss of 60 bales shall be borne by buyer, और वो कौन है? सैमुअल. ठीक है. अच्छा, सैमुअल. रिगार्डिंग the loss for 40 bales, comma, it should be borne by Mr. Varun, that is seller, as the ownership is still with मिस्टर वरुण. ठीक है. ओनरशिप अभी भी किसके पास है? ओनरशिप अभी भी वरुण के पास है. ठीक है. आई रिपीट, ओनरशिप अभी भी किसके पास है? ओनरशिप अभी वरुण के पास है. करेक्ट है. इजी. अच्छा, ये आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कितनवा आंसर लिखाया मैंने? तीसरा. ठीक है. टोटल 10 क्वेश्चन है अपने पास, जिसमें से 3 आंसर तो हमने लिख लिए है. ठीक है. हाँ, कौन सा? क्यों पार्ट डिलीवरी? कैसे? किसका ओनरशिप गया? इधर पे हम लोग को डिलीवरी का पूछ रहे हैं या ओनरशिप का पूछ रहे हैं? हाँ, तो जो तू बोल रहा है वो डिलीवरी का सेक्शन है ना. इधर पे तो ओनरशिप पूछा है ना. पूछा क्या है? डिलीवरी पूछा है या ओनरशिप पूछा है? तो 34 क्यों लिखेगा तू? सॉरी, नहीं, लॉस किसके बेसिस पे चलता है? डिलीवरी के बेसिस पे चलता है या ओनरशिप के बेसिस पे? तो फिर तो डिलीवरी का सेक्शन कैसे लिखेगा? इसके लिए जबरदस्ती जल्दी बिठाते हैं ताकि लास्ट तक अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, है ना. ठीक है. हाँ बोल. अगेन डिलीवरी का क्वेश्चन है ही नहीं है, ये ओनरशिप का क्वेश्चन है जो पूछा है. इसमें डिलीवरी कहाँ से आ रहा है? यहाँ पर गुड्स पैक्ड होके उधर ही रखे हुए हैं. डिलीवरी हुआ है क्या? कहाँ गया है? लेने का. डिलीवरी कहाँ हुआ है? गुड्स रखे ही है ना. अगर डिलीवरी हो जाता तो फिर उधर फायर होता, तो जलते कैसे जब गुड्स उधर है ही नहीं? तो उससे दूर रहे थोड़ा ना. हाँ ठीक है. तेरे को भी डिलीवरी का डाउट है क्या? हाँ, अब बोल. किस? ICI. हाँ हाँ. सी, अभी हम लोग को यहाँ पर कुछ नहीं बोला है. हम लोग को यहाँ पर बोला ही नहीं कि कंसेंट लिया है कि नहीं लिया है. तो अभी ये तो तुम अजम्पशन पे लिखोगे. ठीक है. तो अभी हमने क्या किया? हम लोग को कुछ नहीं बोला. इसका मतलब अगर बेल्स अगर अप्रोप्रिएट कर दिया है, सेलेक्ट कर दिया है, साइड में अलग कर दिया है, तो हम तो यही मान के चलेंगे कि हाँ भाई उसने हाँ बोल ही दिया है करके, है ना. अब जो इंस्टीट्यूट बोल रहा है वो भी गलत नहीं है. तुम ऐसा भी लिख सकते हो जैसे वहां पर लिखा हुआ है, तो तुम लिख दो उधर पे कि सिंस इट इज अज्यूम्ड दैट कंसेंट हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड ऑफ बायर और इज रिप्रेजेंटेटिव, तो पूरा का पूरा बेल्स अभी भी किसके पास ही है? वरुण के पास. और पूरा का पूरा लॉस कौन बेयर करेगा? वरुण. बट तुम ऐसे लिख दोगे ये भी चलेगा, है ना. ऑल्टरनेटिवली भी तुम आंसर कर सकते हो उसको. करेक्ट है. चलिए, और कुछ है क्या? हाँ, तू कंज्यूमर है. हाँ, पैकेट ऑफ बिस्किट्स. तो तू अंधा थोड़ी है. लेकिन अपफ्रंट तूने 8 रुपए दिए, तो दुकान वाले को तो पता ना प्राइस क्या है, लेकिन वो 8 रुपए क्यों लेगा? मेरे को क्वेश्चन नहीं समझा. तुम लोग को समझा है क्या? तुम लोग को भी नहीं समझा है क्या? देखो क्वेश्चन क्या है उसका, मेरे को समझा एक्चुअली. ठीक है, सुन लो. अभी तुम लोग भी सुन लो. ठीक है, सब लोग सुन लो. पूछो क्या? वो बोल रहा है कि सर मैं बिस्किट लेने गया. बिस्किट का MRP 10 रुपया है. सॉरी, पैकेट ऑफ बिस्किट. और MRP कितना रुपया है? 10. बट ये मुझे मालूम नहीं. ये मुझे मालूम नहीं. तो मैं दुकान में गया और दुकान वाले को मैंने 8 रुपया दे दिया.
कितना दे दिया? 8। पहले तो मेरे को ये नहीं समझ रहा है कि इंडिया में कौन सा बिस्किट 8 रुपए का मिलता है। या तो 5 का मिलता है, 4 का, या तो सीधा 10 का मिलता है। 8 रुपए का बिस्किट तो मैंने खरीदा नहीं। 4 रुपए का पार्ले जी बंद, हाँ वो भी 5 का हो गया, ठीक है। अच्छा अब पूछो क्या? बट बच्चे के हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के हिसाब से उसने कितना रुपया दिया? 8। कितना रुपया दिया? 8। फिर वो दुकान वाला क्या उसको 2 रुपए और देने के लिए बोल सकता है क्या? बोल सकता है? ये कौन से कंसेप्ट से डाउट है? नहीं डाउट अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन तू समझ रहा है, तुम लोग समझ रहे हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये डाउट कौन से कंसेप्ट से है? कौन सा पुराना? कौन सा सेकंड क्वेश्चन? हाँ हाँ, फिक्सेशन ऑफ प्राइस, तो उधर तो मैनर लिखा ना, एमआरपी तो लिखा हुआ ही है ना। जब तू बिस्किट खरीदेगा तो व्हाट इज द मैनर ऑफ डिसाइडिंग प्राइस? एमआरपी। सुनो, तुम दुकान वाले से ये इसको रखवाओ कि हटवा दो? पूछो क्या? बेटा 10 रुपए का गुड्स है, अगर तुम 8 रुपए दोगे तो सामने तुमसे 2 रुपए मांगेगा नहीं मांगेगा? मांगेगा ना? अरे हाँ, ओके क्या बोल रहा है? मांगेगा ही ना। अरे इसमें डाउट है तुम लोगों को? ये इसमें डाउट है? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि एमआरपी 10 लिखा है, 8 दिया, 2 मांग सकता है? हाँ हाँ मांग सकता है, ठीक है। अच्छा लेकिन एज अ कंज्यूमर मैं चाहूं तो मैं दुकान वाले से बार्गेन कर सकता हूं, बिकॉज एमआरपी तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है ना। मैं चाहूं तो उससे क्या कर सकता हूं? बार्गेन कर सकता हूं, ठीक है। ओके फाइन डन। अच्छा बाय द वे एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये अगर तुमने नहीं बताया तो मतलब फिर लॉस हो रहा है तुम्हारा एकदम। मतलब ये तो पता होना चाहिए, जे वाला दिख रहा है, जे। जे द ओनर ऑफ विच कार? फिएट। फिएट कार का कंपनी पता है ना, ठीक। बंद हो गया ना इंडिया में, इंडिया में बंद हो गया ना। अभी रिसेंटली कौन गया? फोर्ड। फोर्ड भी गया ना, ये साल वापस आ रहा है। बट इफ यू गो टू फॉरेन कंट्रीज ना तो तुमको वहां पर वही सब गाड़ी दिखती है, फोर्ड एंड ऑल एवरीथिंग। वहां सबसे गरीब गाड़ी भी यहाँ का लग्जरी गाड़ी होगा ऐसा, ठीक है। टाटास तो तुमको दिखेंगे ही नहीं फॉरेन में। यूरोप में तो तुमको टाटास की गाड़ी दिखी, सिर्फ वो लैंड रोवर और जैगवार का तुमको दिखने वाला है शोरूम बस। बाकी वहां पर तो उधर, अच्छा मारुति सुजुकी गाड़ी इधर भी चलती है। अरे मारुति सुजुकी, बट अभी तो अलग हो गया, सुजुकी हो गया और मारुति अलग हो गया, तो सुजुकी की गाड़ी इधर भी चलती है, उधर पे भी चलती है। बट वहाँ की गाड़ी का जो उधर पे सेगमेंट और यहाँ की गाड़ी का जो सेगमेंट है भाई, जमीन आसमान का फर्क है। मतलब यहाँ पर तो स्विफ्ट दिखती है हर जगह, या तो डिजायर दिख जाएगी, ठीक है। वहाँ पर तो सुजुकी में भी इतने वैरायटीज है भाई साहब, ठीक है। लेकिन फिएट कार पता है ना। अच्छा ये लोग इंडिया में सस्टेन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ऐसा मेरे को लगता है, ऐसा मेरे को लग रहा है कि ये लोग क्वालिटी देना चाहते हैं और हमको क्वालिटी देने के लिए प्राइस पे करना पड़ता है, और हम प्राइस, इंडियन कंज्यूमर्स उतना प्राइस पे करने रेडी नहीं, ऐसा मेरे को लगता है। मतलब है रेडी बट उतने नहीं, ठीक है। तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिल पाता है, जो भी हो सकता है। हमको क्या, हमारे पास तो है ही नहीं कार, ठीक है। अच्छा जे कौन से कार का ओनर है? फिएट। अपना कार बेचना चाहता है, इसके लिए उसने अपना कार किसको दे दिया? पी। पी कौन है? एक मर्केंटाइल एजेंट। और बेचने बोला और बोला 50,000 से कम में बेचना नहीं। फिर एजेंट ने कितने में बेच दिया? किसको बेचा? ए। जिसने कार कैसे खरीदा? और विदाउट नोटिस ऑफ एनी फ्रॉड। और पी ने पैसा भी गायब कर दिया। पी ने पैसा भी क्या कर दिया? गायब। मतलब देखो कितना डैश डैश है ये एजेंट, ठीक है। एक तो 40 में बेचा और जो पैसा आया उसको लेकर फॉरेन दुबई घूमने चला गया, ठीक है। मतलब मिस अप्रोप्रिएट किया, कहीं पर भी चला गया, ठीक है। अब जे ने किसको सू कर दिया? ए। बोलता है मेरे को तो पैसा ही नहीं मिला मेरे कार का, मुझे पैसा दे। तुम मुझे बताओ क्या जे लाइबल है कि नहीं है? जे लाइबल है या नहीं? जे बोल रहा हूं, सॉरी, ए लाइबल है या नहीं है या नहीं है? पक्का? कौन सा प्रोविजन आएगा? सेक्शन सेल बाय, सेल बाय कौन से पेज पे है ये क्वेश्चन? अबे पेज पूछ रहा तो नेमोडेट कर रहा। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। अब उधर पे तुमको हिंट दिख रहा है, हिंट उधर पे सेक्शन मेंशन्ड है क्या? पता है क्यों? तुम लोगों ने, मैं जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ा था तब भी मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब उन लोग पार्ट ए का आंसर लिखे थे क्रैकर्स में तुम्हारे, ठीक है, तो कहीं पर सेक्शन नहीं था बट पार्ट बी में सेक्शन था, क्योंकि पार्ट बी तो इंटर से आया है।
तो इंटर का एज उन लोगों ने उठा के डाला तो उसमें सेक्शन होगा। फाउंडेशन में बहुत बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि सेक्शन लिखते हैं नहीं, बट जरा तुम प्रोविजन पढ़ो और मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ कौन सा सेक्शन आना चाहिए। पेज नंबर कौन सा है? 184। तुम लोग के साथ डिस्कस करूंगा, इनको पढ़ने दो पहले। क्रैकर में है ना, बच्चे कहां पढ़ रहे इसको? कंटेंट। मेरे ख्याल से पहला पैराग्राफ पढ़ के याद आ जाना चाहिए। ट्रांसफर हुआ तो क्या, कौन सा सेक्शन डिराइव कर रहे हो तुम? 27 डिराइव कर रहे हो? 27 डिराइव कर रहे हो? तो 27 याद है क्या है? तुमको उधर लिखा है सब, मर्केंटाइल एजेंट को गुड्स दिया है, बायर ने गुड्स परचेज किया गुड फेथ में, और फिर एजेंट ऑर्डिनरी कोर्स में काम कर रहा था, उसके पास गुड्स का पोजेशन था, सेलर को फ्रॉड के बारे में मालूम नहीं था, तो वहां पर ओनरशिप चले जाएगा किसको? बायर। पता है तुम लोगों को ये? हाँ या ना? नहीं पता? एक कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है वो? नेमो डैट क्योर्ड नॉन हैबिट। इसका मतलब नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। यानी अगर आपके खुद के पास ओनरशिप नहीं है तो आप सामने वाले को भी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते नहीं हो। बट इसके एक्सेप्शन दिए गए हैं 27 to 30 में, जहां पर 27 में क्या है? सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। फिर सेकंड वाला क्या है? सेल बाय को ओनर या जॉइंट ओनर। फिर सेल बाय पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 29 अगर याद होगा तो। फिर 30 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 याद है क्या? सेलर के पास पोजेशन है या बायर के पास पोजेशन है, याद आया कुछ? और फिर उसके अलावा सेक्शन के अलावा पॉइंट है सेल बाय एस्टॉपल, सेल बाय अनपेड सेलर, फिर वो सेल बाय फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। कुछ याद आ रहा है क्या? अरे पूरा एक्सेप्शन था वो। अब इसका आंसर लिखना है हमें, तो कौन सा सेक्शन ट्रिगर करेंगे? 27। मैं क्या बोलता हूं, हम सेक्शन लिखेंगे नहीं लिखेंगे? तुम बोलो लिखना है कि नहीं लिखना है? पक्का? चलो लिखते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू, या ऐसा लिख दो, सेक्शन 27 टू सेक्शन 30 of the Sale of Goods Act 1930। ऐसा नहीं स्टार्ट करना चाहिए था मुझे, लेकिन अभी मैं कुछ बोलूंगा तो तुम फिर से चिक चिक करोगे ना, तो लिखो ऐसे ही, contains exception to the general rule of nemo dat quod non habet। nemo dat quod non habet, ठीक है? अच्छा, फुल स्टॉप। अच्छा, ये नेमो दैट क्योर नॉन हैबिट पता है ना क्या होता है? लेकिन क्या होता है, फिर से बोलो। नो वन कैन ट्रांसफर। तो अभी इसका मतलब भी तो लिखना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो, इतने मुश्किल से लैटिन वर्ड याद किया है, तो कहावत याद की है, तो अपन बार बार लिखेंगे इसको, ठीक है? तो नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, ये रेस टू एन नहीं है, इसको हटा रहा। नेमो डैट क्योर नॉन हैबिट is a Latin expression which literally means बोल दिया, literally means that no one can transfer better title than he himself has।
himself has. Full stop. Generally, goods are sold by the owner of the goods. ठीक है, नॉर्मली गुड्स कौन बेचता है? जो गुड्स का क्या है? ओनर. ठीक है. However, ठीक है, सेक्शन 27 of the Sale of Goods Act 1930 contains an exception to the above general rule, wherein it is provided that when a mercantile agent sells the goods to a buyer, then it will pass a good title. Then it will pass a good title. It will pass a good title to the buyer, even if the mercantile agent is not the owner of the goods. Even if the mercantile agent is not the owner of the goods, है ना. भले से mercantile agent गुड्स का ओनर ही क्यों ना हो, ठीक है, गुड्स का ओनर नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए जो है फिर भी ओनरशिप चलेगा, बिकॉज इट इज एन एक्सेप्शन. इट इज एन व्हाट? एक्सेप्शन. ठीक है सर, समझ गया. अच्छा, सेक्शन 27 स्पेसिफाइज फॉलोइंग कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड. कौन से कंडीशंस पूरे होने चाहिए? तो सबसे पहले भाई goods are sold by mercantile agent acting in the ordinary, लिख रहे हो ना, ordinary course of business. अच्छा, फिर goods are in the possession of mercantile agent with the consent of owner. And C point, buyer purchases the goods in good faith. Buyer purchases the goods in good faith without having knowledge in the defect of the defective title of the seller. इस पूरे एग्जाम्पल में सेलर तो मर्केंटाइल एजेंट ही है ना, बट उसके डिफेक्टिव टाइटल के बारे में बायर को मालूम नहीं था. ठीक है, ओके सर, समझ गया. अब ये तो प्रोविजन लिख दिया हमने. अब क्या बोलते हैं, वापस कंक्लूजन लिख के टाइम वेस्ट करेंगे? प्रोविजन लिख कर टाइम वेस्ट करेंगे क्या? प्रोविजन बोल रहा हूँ, फैक्ट्स. क्या वापस फैक्ट्स लिख कर टाइम वेस्ट करेंगे क्या? नहीं. तो अब सीधा लिख देंगे. सो therefore in the given case it can be concluded. Therefore in the given case it can be concluded that goods sold by agent कौन था? P है ना. goods sold by
मिस्टर पी टू, किसको बेचा है? मिस्टर ए विल ट्रांसफर वैलिड टाइटल टू मिस्टर ए as it is satisfying all the conditions as laid down in section 27. In section 27, J will not succeed in recovering price from किससे? फ्रॉम ए. ठीक है, जे सक्सीड नहीं होगा प्राइस रिकवर कर पाएगा नहीं. आई रिपीट, जे सक्सीड नहीं होगा प्राइस रिकवर पाएगा नहीं. हाँ जी, डन है क्या? तो बोलो. चलिए, ये हो गया अपना मेरे ख्याल से फोर्थ आंसर. कितना आंसर? फोर्थ. ठीक है, बढ़ते आगे. आगे बढ़ोगे तो तुमको एक क्वेश्चन मिलेगा. क्वेश्चन 10 दिख रहा है ना, ऑक्शन सेल ऑफ सर्टेन गुड्स वाज हेल्ड. अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आया था मेरे ख्याल से ये. ठीक है, ये तुम्हारे सोगा का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा. ठीक है, जो क्रैकर है तुम्हारे सोगा का सबसे लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए. ऑक्शन सेल दिख रहा है क्या? अच्छा, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स के लिए आया था एक बार. बोलता ऑक्शन सेल ऑफ विच गुड्स? सर्टेन गुड्स. कब हुआ था? 7 मार्च. और हैमर भी उसी दिन गिरा था. और हाईएस्ट बिडर कौन था? एक्स. फिर पेमेंट कब हुआ? 8 मार्च. और डिलीवरी कब हुआ? 10 मार्च. आपसे पूछा गया, बताइए ऑक्शन सेल कंप्लीट कब हो रहा है? ऑक्शन सेल कंप्लीट कब हो रहा है? ऑक्शन सेल कंप्लीट कब हो रहा है? फिर से बोलो, कब हो रहा है? पक्का? तुम लोग को ऑक्शन सेल्स का सेक्शन याद है क्या? सेक्शन 64. हमको सिखाया गया है कि ऑक्शन सेल इज कंप्लीटेड व्हेन द हैमर फॉल्स. याद है कि नहीं? डिलीवरी प्राइस कभी भी उससे फर्क पड़ता नहीं. अब 2 मार्क्स में पूरा ऑक्शन सेल लिखोगे जो मतलब का है. बच्चे पूरा ऑक्शन सेल लिखते, बोलते पेपर कंप्लीट नहीं हुआ सर. 2 मार्क्स के लिए 10 मार्क्स का लिख के आओगे तो कैसे कंप्लीट होगा? ठीक है, चलिए इधर ही लिख देते इसका आंसर. लिखिए, एज पर सेक्शन 64 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, an auction sale is completed. An auction sale is completed when the auctioneer, पता है ना ऑक्शनर कौन होता है? जो ऑक्शन करवाता है. announces its completion by the fall of hammer. By the fall of hammer or in any other customary, याद है डायलॉग? और in any other customary manner. Full stop. In the given case हो गया प्रोविजन. 2 मार्क्स इज्जत नहीं देंगे. In the given case auction was held on 7th March 2023 and goods were sold to Mr. X by fall of hammer on 7th March 2023. 7th March 2023. So therefore auction sale will be completed. Auction sale will be completed on 7th March 2023 irrespective of the date of payment or delivery of goods. पेमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स. अभी देखो, ये अगर तुमने लिख दिया ना 2 मार्क्स के लिए, तुमको पूरा 2 मार्क्स ही मिलना है. इसमें वो 1 मार्क्स नहीं काटेगा तुम्हारा. छोटे मार्क्स से क्वेश्चन में एडवांटेज है कि पूरा मार्क्स मिलने का चांसेस होता है.
ठीक है। बड़े क्वेश्चन में तो लोग नहीं भी काटना हो तो भी काट लेंगे कहीं ना कहीं से, कुछ ना कुछ मिस्टेक तो निकाल ही लेते हैं। जैसे तुम्हारा 11th-12th में थियरी कैसे होता था वैसे ही, बट अभी तो ऐसे सुनने में आता है कि बच्चों को ओसी इकोनॉमिक्स में भी 100 में से 100 मिल जाता है। ठीक है, हाँ मिलता है मिलता है मिलता है मिलता है। 99 98 बच्चे ऐसा स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, 97 कैसे मिलता है आउट ऑफ, पता नहीं। थियरी में तो आउट ऑफ मिलने से रहा, क्योंकि अ पर्सन कैन नॉट राइट थियरी परफेक्ट, बट ठीक है लॉ में तुमको बहुत रेयरली आउट ऑफ मिलेगा, जैसे 2 में से 2 मिल सकता है ना। ठीक है, अभी जिसका एक अटेम्प्ट में, जो बच्चे का एक अटेम्प्ट में 371 मार्क्स आया था 400 में से, 400 में से 371 मार्क्स आया था, उसको भी लॉ में 84 ही आया था। बाकी 2 सब्जेक्ट में आउट ऑफ था उसको, उसका जो मार्क्स दिया तो लॉ में कितना आया था उसको 84। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मतलब लॉ में मैक्सिमम तुम कहाँ तक जा सकते हो 80 85। उसके ऊपर एक बच्ची थी जिसने 86 मार्क्स लाया था। ठीक है, मुलुंड ब्रांच की बच्ची थी जिसने 86 मार्क्स लाया था। ठीक है, लॉ में, बट उसके ऊपर मैंने फाउंडेशन में किसी का नहीं सुना, और 86 इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गुड मार्क्स। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई नहीं, आ जाओ। लिखा तुमने ये ऑक्शन सेल वाला आंसर? बहुत सिंपल था। अभी देखो ऑक्शन सेल का तो पूरा प्रोविजन है, बट हम बेवकूफ जैसे पूरा प्रोविजन थोड़ी लिखेंगे, जितना पूछा उतना लिख के हमारा आंसर वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 8। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूं, और कल यही सेम टू सेम क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट में भी था। बायर के अगेंस्ट था कि गुड्स के अगेंस्ट था? मेरे ख्याल से गुड्स के अगेंस्ट था। श्योर हो तुम लोग? यहां पर आपको पूछा है अनपेड सेलर का राइट के अगेंस्ट गुड्स। पहले तो तुम लोग को पता होना चाहिए अनपेड सेलर कहां पर है, सेक्शन 45 में अनपेड सेलर को डिफाइन किया गया है कि अनपेड सेलर वो इंसान होता है जिसको अपने गुड्स का पैसा मिला नहीं। फिर 46 में क्या बोला है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, और गुड्स के अगेंस्ट राइट से राइट ऑफ लीन, याद है क्या? 47 to 49। फिर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट 50 से 52, और रीसेल का राइट है 54। तो तुमको ये 3 ही चीज लिखनी है, तुमको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन है तो 4 5 6 मार्क्स के आसपास आ सकते हैं। करेक्ट है क्या? इजी। अगेन तुम लोग पहले इसको लिखोगे कैसे? क्या तुम लोग राइट ऑफ अनपेड सेलर को डिफाइन करोगे क्या? जरूरत है क्या? पूछा है कि अनपेड सेलर कौन होता है? सीधा क्या पूछा, राइट्स ऑफ अगेंस्ट गुड्स। तो सीधा चालू हो जाना, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 46 फुल स्टॉप अकॉर्डिंग द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर आर एज फॉलोज। फिर पहले क्या लिखोगे, राइट ऑफ लीन, फिर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और फिर अब ट्रांजिट कम्स टू एन एंड में बहुत बड़ा पॉइंट है, तो बेवकूफ जैसा सारा पॉइंट लिखना, सिर्फ लिखना है कि इन सर्टेन केसेस ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। ये समझ रहे? स्टॉपेज इन राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। तुम पूरा लिखते बैठ जाओगे तो बैंड बच जाएगा। तो जो तुम्हारा सजेस्टेड आंसर है उसको फॉलो करो, जितना उसमें कंटेंट है उतना ही लिखना जो गिवन मार्क्स है। ये समझ रहा है क्या? बोलो ना हाँ या ना, पक्की बात है। देखो अगर तुमको टाइम बचाना है तो जो चीज नहीं पूछी है उसको लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे अगर तुम यहाँ पर डिफाइन अनपेड सेलर का मतलब अनपेड सेलर को डिफाइन कर भी दोगे तो उसके लिए तुमको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाला है ना। वो तुम नहीं लिखोगे तो कोई मार्क्स कटने भी नहीं वाला है। तो इससे अच्छा क्या करने का, नहीं लिख, क्योंकि पेपर भी तो हमको टाइम पे कंप्लीट करना है ना। वैसे तो लिखने के लिए हमको बहुत कुछ आता है, गुड्स का डेफिनेशन भी लिख दे हम लोग, क्योंकि पूछा अनपेड सेलर सेल ऑफ गुड्स के हिसाब से, तो गुड्स का भी डेफिनेशन लिख दो, बट इट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, अच्छा फिर तुमको एक और चीज दिखेगा, ये दिख रहा है क्या, ये क्वेश्चन 7, ये सेम टू सेम क्वेश्चन अपने वॉल्यूम 2 में भी है। ठीक है, बट अभी मैं चाहता हूं इसको हम डिस्कस करेंगे, लिखोगे तो तुम, हम डिस्कस करेंगे। मिस्टर जी सोल्ड सम गुड्स, पढ़ो जरा शांति से। पैक करके बाहर रख दिया गोडाउन का, पानी आ गया, एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। कुछ समझ रहा है क्या? सेक्शन कौन सा? 42 से 44। इसके लिए एक्सप्रेसली सेक्शन कौन सा है? 44 जहां पर बायर नेग्लिजेंटली रिफ्यूजेस टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो अगर सेलर को कुछ लॉस होता है तो बायर विल हैव टू कॉम्पनसेट द लॉस। ठीक है, प्लस गुड्स का प्राइस भी पे करना पड़ेगा। नहीं समझा?
जैसा अभी देखो, जी ने गुड्स किसको बेचा था, एच, एक सर्टेन प्राइस पे और इनवाइस इशू किया, बट पेमेंट अभी तक आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। फिर गुड्स पैक करके गोडाउन में थे जी के। अच्छा, जी ने जी के जो गुड्स है वो किसने इंस्पेक्ट कर दिया था, एच, और सबके सब गुड्स भी सही थे, ठीक है। एच के एजेंट ने चेक कर दिया था और गुड्स सबके सब क्या थे, सही। फिर ड्यूज ऑन द गुड्स वर सेटल्ड इन कैश, ठीक है, कैश विश पे कर दिया। आफ्टर रिसीविंग कैश, जी ने बोला एच को अपना गुड्स लेके जा, ताकि मेरे को मेरा दूसरा गुड्स भी स्टोर करना है, बट बहुत टाइम हो गया, एच ने गुड्स लेके गया नहीं, तो जी ने क्या किया, गुड्स गोडाउन के बाहर रख दिया ओपन स्पेस में और डिस्ट्रॉय हो गया। बताओ इसमें किसकी गलती है, बायर की ना। बायर रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो हु विल बेयर द लॉस, बायर। क्या सेलर लायबल होगा क्या, नहीं। ये समझ रहा है क्या। अच्छा, फिर उसके आगे पूछा विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द ड्यूज वर नॉट सेटल्ड इन कैश। अगर ड्यूज कैश में नहीं है तो हम लोग एक और पॉइंट ऐड करेंगे कि दैट एच इज लायबल टू पे द प्राइस टू जी। मतलब सर एच जी को पैसा देगा गुड्स डिस्ट्रॉय होने के बाद भी, हाँ, क्योंकि ओनरशिप तो चला गया है और गलती तुम्हारी, हमारी गलती नहीं। तो जब इसका आंसर लिखोगे तो पहले सेक्शन कौन सा स्टार्ट होगा, 44 का पूरा प्रोविजन लिखोगे, एक पैराग्राफ है। फिर फैक्ट्स लिखोगे, समरी में पूरा मत भर देना, और फिर कंक्लूजन में क्या लिखोगे, दैट क्या पूछा है, रिफरिंग टू प्रोविजन एनालाइज द अबाउट सिचुएशन एंड डिसाइड हु शैल बी रिस्पांसिबल। तो कौन रिस्पांसिबल होगा, एच। एंड वुड योर आंसर बी डिफरेंट, द आंसर इज नो, आंसर विल नॉट बी डिफरेंट। In the other case also H will bear the loss. However, H should also make the payment of price to Mr. G. अरे हाँ ना, सेक्शन कौन सा आएगा, 44। ये सब चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक सिंपल क्वेश्चन है और वही कैविड एम्प्टर राइस वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 दिख रहा है क्या, अच्छा जरा पढ़ो क्वेश्चन 3। बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल। किस पे, नहीं 26 क्यों बोला है, क्योंकि ओनरशिप किसका है सामने, और 44 रिफ्यूज किया, दोनों आएगा 44 26, हाँ। रिस्क नहीं, रिस्क बायर का है। अगर क्रैकर में ऐसा लिखा है कि रिस्क सेलर का तो फिर गलत है वो। तुम लोग इसका यही सेम आंसर अपने टेक्स्ट बुक में होगा, वो फॉलो करो। तुम, मैंने आपको बोला था ना, क्रैकर को और इंस्टीट्यूट के आंसर में लड़ाई हुआ तो किसको मानोगे, इंस्टीट्यूट। प्रोविजंस के हिसाब से एकदम करेक्ट है इंस्टीट्यूट। देखो तुम लोग को ऐसा लगेगा लॉ में कि इंस्टीट्यूट गलत आंसर लिखा है, निकाल रहा है, बट 95% ऑफ केसेस में तुम गलत हो, इंस्टीट्यूट सही है। तुमको जो लग रहा है कि आंसर ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था, वो तुम गलत सोच रहे हो, इंस्टीट्यूट सही आंसर दे रहा है करके, ठीक है। वो तो क्या है, कुछ आंसर इंस्टीट्यूट गलत दे दिया तो उनके रेपुटेशन इज एट स्टेक, मतलब तुमको जो आंसर नहीं आ रहा है या इंस्टीट्यूट ने अलग दिया, तुमको लगता है कि अरे इंस्टीट्यूट ही गलत है। ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। बहुत रेयर केस में, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला था अभी बोल रहा हूँ, बहुत रेयर केस में लोग गलत आंसर देते हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों, बट होता है ऐसा, ठीक है। बट ये केस में तो जो मैंने बोला अभी वही डिस्कस किया वही है, ठीक है। ये पढ़ो टी वाला, बहुत सिंपल क्वेश्चन। पढ़ा क्या, मुझे बताओ। टी रिटेलर है, एम उसके शॉप पे आया और साफ साफ बोला कौन सा फैन चाहिए। टी ने उसको बहुत अलग अलग ब्रांड का बताया, फिर एम ने एक पर्टिकुलर ब्रांड अप्रूव किया और पे कर दिया। फिर फैन जब डिलीवर किया, फैन जब क्या किया, डिलीवरी, और पैकेट खोला तो कौन सा फैन निकला। फिर उसने किसको इन्फॉर्म किया, टी बोला नहीं मैं तो बदलूंगा नहीं, क्योंकि डिलीवरी तो हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। बताओ कौन सा प्रोविजन लगाएंगे। क्या डिस्क्रिप्शन दिया था, एग्जॉस्ट फैन चाहिए, सामने वाले ने ऐसे ही भेजा, सैंपल भी दिखाया, तो कहना चाहिए डिस्क्रिप्शन प्लस सैंपल। सेक्शन कौन सा है, 50। अरे याद आ रहा है क्या, बोलो आया ना। सैंपल सिर्फ सैंपल 17 में, डिस्क्रिप्शन प्लस सैंपल किस में, 15। ये समझ रहा है क्या, ये बोलो आया ना। तो अगेन तुम सेक्शन 15 लिखोगे और उसके बाद सीधा क्या लिखोगे, उसका आंसर, प्रोविजन और कंक्लूजन।
प्रोविजन, फैक्ट्स और कंक्लूजन। ये समझ रहा है क्या? ऐसे ही तुमको यहाँ पर, अच्छा बाकी सारे क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही लिए, 5 क्वेश्चन लिख दिए। अच्छा अनपेड सर का लिखवाना था, बट मैं जानबूझ के नहीं लिखवा रहा बिकॉज अगेन वो कौन सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट, ठीक है। और यही एक लास्ट क्वेश्चन है जिसको डिस्कस करने के बाद हम लोग अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं पढ़ता हूं तुम्हारे लिए, तुम थक गए रहोगे। आशु है बॉम्बे का, उसने अग्रीमेंट किया जय के साथ जो दिल्ली का है, और आशु उसको 5 मोटरसाइकिल्स डिलीवर करना चाहता है न्यू दिल्ली में। कहां डिलीवर करना चाहता है? न्यू दिल्ली, ठीक है। आशु ने ये मोटरसाइकिल किसके थ्रू भेजा? दीप ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के थ्रू। अब मोटरसाइकिल दिल्ली तक पहुंचा ऑन टाइम, बट ज्योति डिलेज टू टेक द डिलीवरी एंड दीप ट्रांसपोर्टर इन्फॉर्म्स ज्योति दैट मोटरसाइकिल आर लाइंग एट देयर गोडाउन एट ज्योति's रिस्क। बिफोर टेकिंग डिलीवरी ऑफ दिस मोटरसाइकिल्स जय बिकम्स इंसॉल्वेंट, और आशु को स्टॉपेज इन ट्रांजिट करना है। बताओ कर सकता है कि नहीं? पहले प्रोविजन पढ़ो, पहले प्रोविजन पढ़ो। नहीं नहीं मैं बता रहा हूं, रुको, प्रिंट मिस्टेक है। जय आएगा इधर, जय आएगा, ज्योति की जगह जय आएगा। यार ये तो बहुत मैच्ड अप हो गया यार, बहुत जगह गलत नाम दिया है। ठीक है इसको मत पढ़ो, या फिर तुम जय जय के सब्स्टिट्यूट करके पढ़ोगे। ठीक, सब्स्टिट्यूट करके पढ़ते, जहां पर ज्योति लिखा वहां पर क्या कर देना? जय, या फिर जहां पर जय लिखा वहां ज्योति कर दो। अरे बेसिकली पार्टीज एक ही समझना। हाँ अब पढ़ो। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कुछ याद आ रहा है क्या? वो तभी एक्सरसाइज हो सकता है जब बायर इंसॉल्वेंट हुआ है। यहां तो बायर इंसॉल्वेंट हुआ है। क्या ऐसे यहां पर ट्रांजिट है या कम्स टू एन एंड? आई रिपीट, ट्रांजिट है या कम्स टू एन एंड? जरा प्रोविजन उसका आंसर पढ़ना, उधर पे उसका आंसर पढ़ना। अब देखो तुम पढ़ोगे तो इन लोगों को तो समझेगा नहीं, इन लोगों को भी समझाना है, तो हम भी पढ़ेंगे आंसर, ठीक है। पेज नंबर कौन सा है बताओ? 196। देखो आंसर क्या दिखा है, वेंडर्स, ओह सॉरी, देखो लिखा है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। आंसर कैसे स्टार्ट किया है? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय एन अनपेड सेलर फॉर द रिकवरी ऑफ द प्राइस ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस। क्या क्या कंडीशन होती है? पहला, बायर क्या होना चाहिए? इंसॉल्वेंट। फिर सेकंड, गुड्स क्या होना चाहिए? ट्रांजिट। थर्ड, बायर के पास राइट होना चाहिए टू एक्सरसाइज फॉर द रिकवरी ऑफ प्राइस। करेक्ट है। फिर आगे देखो इन लोग ने क्या, पहले तो इन लोग ने वही स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सप्लेन कर दिया। फिर आगे क्या लिखा? फर्दर गुड्स आर सोल्ड, further goods are said to be in transit when they are out of the possession of the seller but not yet into the buyer's possession. दिख रहा है क्या? However, if the carrier acknowledges to the buyer, then transit is deemed to have come to an end. यही पॉइंट पे पूरा, यही लाइन पे पूरा आंसर बेस्ड है। अगर तुमको स्टॉपेज इन ट्रांजिट याद होगा तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट हम तब कर सकते जब गुड्स रास्ते में है, सेलर से निकल गया और किसके पास है? रास्ते में, और बायर के पास अब तक पहुंचा नहीं, और बायर उतने में क्या हो गया? इंसॉल्व। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बट जब तुम पढ़ते हो कि व्हेन डज ट्रांजिट कम्स टू एन एंड, कब एंड होता है? जब गुड्स बायर के पास पहुंच जाए, या तो उसके एजेंट के पास पहुंच जाए, या फिर मेरे कैरियर ने किसको एक्नॉलेज कर दिया? बायर, कि मैं गुड्स लेकर आ गया हूं। तो यहां पर ट्रांजिट है या इट कम्स टू एन एंड? तो बताओ क्या यहां पर गुड्स को क्या यहां पर हम लोग स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हैं क्या? नहीं। बच्चों अगर स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकते क्योंकि ट्रांजिट हैज कम टू एन एंड, तो क्या बायर से केस करके पैसा रिकवर कर सकते हैं क्या? हाँ। ट्रांजिट इज द ओनली ऑप्शन या वन ऑफ द ऑप्शन? पैसा तो फिर भी रिकवर हो सकता है। तो यहां पर जो हिंट है, यहां पर जो हिंट है मेन क्वेश्चन का, वो क्या है? वो ये है कि ट्रांजिट कम्स टू एन एंड, comes to an end because carrier acknowledges to the buyer, acknowledges to the buyer। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? कि वो गुड्स लेके आ रहा है।
क्लियर है? इजी, पक्का? तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में 10 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए थे, 5 मैंने लिखा है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन था अनपेड सेलर का तो लिखा है नहीं, और बाकी 4 केस स्टडी डिस्कस कर लिए हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तुमको मैंने इतने क्वेश्चंस लिखवा दिए हैं, है ना, ऑलमोस्ट 18-19 क्वेश्चन तो तुमको मैंने क्लास में लिखवाया था, उसके बाद पार्ट ए पार्ट बी मिलाकर। अब उसके बाद हमने सेल ऑफ गुड्स के क्वेश्चन डिस्कस किए, 5 क्वेश्चन इसमें भी लिख लिए खुद और सारे डिस्कस भी कर लिए। तो तुम देखो अब तक तो हम लोग का 23 क्वेश्चन तो ऐसे ही लिखकर हो चुका है, अगर मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट का मिलाकर पकड़ू तो। अब जब हम आगे जाएंगे तो और भी क्वेश्चन लिखेंगे, टोटल हमारा टारगेट है कि 35-36 क्वेश्चन तो मिनिमम हो जाना चाहिए, डिस्कस करेंगे 50+ क्वेश्चन। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। गुड बाय गाइस।